Hello students, today our topic is societal impacts and this is societal impacts part 5. In this lecture we are going to discuss about Information Technology Act, IT Act 2000 and IT Act 2008 in detail. So let's start. तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम अपने लास्ट टॉपिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या 2008 है उसको डिस्कस करें उससे पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने इसको समझाया था, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा लास्ट वीडियो है सोसाइटल इम्पैक्ट का, तो आज ये इसके यूनिट के रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है IT एक्ट, उसको भी हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, और इसमें एक टर्म यूज़ होता है WEEE। इसकी फुल फॉर्म होती है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसको ई वेस्ट भी बोला जाता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बोला जाता है। तो ये पहले फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, इसका याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट is a waste consisting of any broken or unwanted electrical or electronic appliances. It is a point of concern considering that many components of such equipments are considered toxic and are not biodegradable. तो देखिए ये कंसर्न है ई वेस्ट, और कंसर्न क्यों है, क्योंकि इसके जो ब्रोकन पार्ट्स होते हैं या अनवांटेड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं जो बेकार हो जाते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी नहीं है। तो रिसाइकिल प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है उनको, ठीक है। तो किस तरीके से उसको जो ई वेस्ट है उसे मैनेज किया जा सकता है, ये एक कंसर्न है और इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ई वेस्ट, इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स WEE भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक फिगर दे रखी है और उसको आप देखेंगे तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज का कितना परसेंट किस में यूज़ होता है ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या आ जाएगा, पहले मॉनिटर्स आ जाएंगे, टेलीविज़न्स आ जाएंगे, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, फैक्स मशीन, प्रिंटर्स, DVD, CD प्लेयर, VCR, हाईफाई सेट्स, रेडियोज़, ये सब आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक वेस्ट में क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर्स, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कॉफ़ी मशीन, टोस्टर, आयरन, से किस में आ जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिक वेस्ट में, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में यहाँ समझा रखा है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और कौन कौन से इलेक्ट्रिक वेस्ट है। और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों है हमारे लिए, मेन बात ये है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न इसीलिए है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे प्लास्टिक होती है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसी तरीके से ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो ये टॉक्सिक और नॉट बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ई वेस्ट को वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स WEE बोला जाता है, और ये कंसर्न इसीलिए है क्योंकि टॉक्सिक होते हैं और बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका सोर्स का क्या है, ये कहाँ से ये ई वेस्ट जनरेट होते हैं। तो एक तो IT एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है, वहाँ से होता है। लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस है, ठीक है, आपके घर में कोई TV, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ख़राब हो गया है तो वो भी ई वेस्ट में ही आएगा। स्मॉल हाउस होल्ड अप्लाइंसेस है, ठीक है। तो लार्ज और स्मॉल दोनों हाउस होल्ड अप्लाइंसेस जितने भी आते हैं वो सब आपके स्मॉल में आ जाएगा। जैसे आयरन है वो आपका आ जाएगा, टोस्टर है वो आ जाएगा, लार्ज में आ जाएगा आपका वॉशिंग मशीन, फ्रीजर आ जाएगा आपका। फिर है नेक्स्ट कंज्यूमर एंड लाइटिंग इक्विपमेंट्स, तो लाइटिंग इक्विपमेंट्स जितने होते हैं वो भी आपके ई वेस्ट में आते हैं।
इलेक्ट्रिक एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक टूल्स वो भी आते हैं, टॉयज़ हो जाएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो जाएंगे, मेडिकल डिवाइसेस हो जाएंगी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। तो ये सभी आपके ई वेस्ट के सोर्सेज हैं, यहाँ से ई वेस्ट जनरेट होता है आपका। नाउ क्वेश्चन इज इट हैजार्डस वेस्ट? तो ई वेस्ट containing several different substances and chemicals, many of which are toxic and are likely to create adverse impact on environment and health if not handled properly. However, classification of e-waste as a hazardous or otherwise small depend upon the extent of the presence of the hazardous constituents in it. तो बात ये है कि ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो ई वेस्ट है इसमें कितना प्रेजेंस है, हैजार्डस कॉन्स्टेंट कितना है इसके अंदर, कितनी उसकी क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली डिसाइड करता है कि कितना हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं ये, और नुकसान पहुंचाएंगे तो एक हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा और एक इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है तो ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का एसिडिफिकेशन होता है इसकी वजह से, ठीक है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो एसिडिफिकेशन होगा। एयर पॉल्यूशन भी इसका एक कॉज है मेन। तो ई वेस्ट अकाउंट फॉर 40% ऑफ द लेड एंड 75% ऑफ द हैवी मेटल्स फाउंड इन लैंडफिल्स। तो ये जो ई वेस्ट होते हैं ना, इसमें 40% क्वांटिटी होती है लेड की, और ह्यूमन हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है लेड आपका, और सॉइल को ग्राउंड वाटर को इसको भी पॉल्यूटेड करता है ये। तो बेसिकली अगर हम इसको ये कहें कि ई वेस्ट के थ्रू हमारा वाटर हो, सॉइल हो या एयर हो, ये तीनों ही पॉल्यूटेड होती हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसीलिए ये इन्वायरमेंट पे हमारा बहुत एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, और इसमें 40% लेड होता है। अब बात आती है ह्यूमन हेल्थ पर, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डैमेज टू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम एंड किडनी डैमेज। तो ब्लड सिस्टम को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करता है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है इसकी वजह से। अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको रोक सकता है, ठीक है। ये क्रॉनिक डैमेज टू द ब्रेन, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसऑर्डर, अर्थमेटिक ब्रोंचिटिस, डीएनए डैमेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम डैमेज, लंग कैंसर, डैमेज टू हार्ट, लीवर एंड स्प्लीन। तो देखिए ये बॉडी के सभी पार्ट्स को इफेक्ट करता है, ये हार्ट को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, लंग कैंसर इसकी वजह से होता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है हमारे, ठीक है, डीएनए को चेंज कर सकता है, और अस्थमा इसकी वजह से होता है आपका, और साथ साथ इसमें ब्रेन पर इसके काफ़ी ब्रेन को डैमेज करता है ये, बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में ये आपका नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही साथ में ये आपका नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ब्लड सिस्टम, किडनी को डैमेज करता है। तो ऑलमोस्ट सभी बॉडी के पार्ट्स आ गए आपके, तो कोई ऐसा बॉडी का पार्ट बचा नहीं है, ठीक है, इनर बॉडी पार्ट जिसको ये डैमेज ना करता हो, चाहे आपका हार्ट आ गया, चाहे लीवर आ गया, किडनी आ गई, ये ब्रेन आ गया, ठीक है। इवन स्किन डिसऑर्डर भी इसकी वजह से होते हैं। तो ये सब इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अब ये आता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो बेसिकली 4 स्टेप हैं जो हमको लेने होंगे। एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक प्रोडक्शन एंड प्रोसेस मॉडिफिकेशन, एक वॉल्यूम रिडक्शन एंड रिकवरी एंड रीयूज़। तो प्रॉपर हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए इसको, ठीक है। दूसरा जो उसका प्रोडक्शन लाइफ साइकिल है उसको प्रॉपर हमें मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें जो ई वेस्ट है वो कम से कम निकले, और जितना ज़रूरत है मार्केट में उतना ही इसका प्रोड्यूस किया जाए। तो वॉल्यूम रिडक्शन करके भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी वहाँ कोशिश करें कि उसको यूज़ ना करें, और एक बार यूज़ होने के बाद कोशिश करें उसको रीयूज़ करने की, ठीक है, या रिकवर करने की। ऐसा ही नहीं है कि
एक बार वेस्ट हो जाने के बाद उसे हम टोटली वेस्ट ही माने, उसको अगर रीयूज़ किया जा सकता है तो रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया की कि करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में ई वेस्ट के लिए। तो देखिए मुंबई सबसे टॉप पर है इसमें और ई वेस्ट में, और क्वांटिटी है इसकी 11,017 टन्स। और इसी तरीके से डिफरेंट सिटीज़ की आपकी दे रखी है, ई वेस्ट के बारे में दे रखा है आपको। और इंडिया की अगर हम बात करें तो पर ईयर 1,46,180 टन्स पर ईयर ई वेस्ट मिलता है इंडिया में, ई वेस्ट जनरेट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट सिटीज़ के बारे में, ई वेस्ट के बारे में बता रखा है आपको। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए? तो सबसे पहले तो हमें ई वेस्ट को कैटेगरी बनानी चाहिए। तो आइडेंटिफाई द ई वेस्ट कैटेगरी आइटम, स्टेप 1। देन स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ई वेस्ट कंपोजिशन और डिटरमाइन इट। ई वेस्ट कंपोजिशन को फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना। स्टेप 3, आइडेंटिफाई पॉसिबल हैजार्डस कंटेंट इन ई वेस्ट। उसमें जितने भी हैजार्डस कंटेंट है, जैसे लेड है और भी हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना। और लास्ट स्टेप है आइडेंटिफाई वेदर द ई वेस्ट कंपोनेंट इज़ हैजार्डस और द एंटायर ई वेस्ट आइटम इज़ हैजार्डस। तो हमें ये देखना है कि कंप्लीट ई वेस्ट हैजार्डस है या फिर आपको उसका पर्टिकुलर एक कंपोनेंट है जो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी आइडेंटिफाई करना है। ओवरऑल हमें सबसे पहले काम ये करना है कि इसके लिए जो अप्रोच है, मैथोलॉजी हमें अडोप्ट करनी है, तो उसके लिए हमें उसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ई वेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज बनानी होंगी। और फिर उन डिफरेंट कैटेगरीज़ में हमें ये पता लगाना होगा कि उनका कंपोजिशन पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से केमिकल्स कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोजिशन क्या है उसका जो यूज़ किया जाता है इसके अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसमें से हैजार्डस जितने भी कंटेंट होते हैं उनको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। और फिर उसके बाद हमें वो ई वेस्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कम्प्लीटली आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, और एक वो होंगे जिसका एक पर्टिकुलर एक पार्ट या एक पोर्शन इसका ही सिर्फ हैजार्डस है, बाकी नहीं है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ई वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल्स। ई वेस्ट कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स सच एज लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल एमंगस्ट अदर्स। लेड की तो हम बात कर चुके थे, तो और भी काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल मेटल्स यूज़ होते हैं इसके अंदर ई वेस्ट के अंदर मरकरी भी आ जाता है, कैडमियम भी आ जाता है, निकल भी आ जाता है। तो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू में से रिलेटेड पूछा जा सकता है, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल। तो 4 ये मेटल्स हैं, ठीक। एंड दीज मटेरियल्स आर हार्मफुल एंड कैन कॉज ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी एंड इवन नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो क्या क्या हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर इसकी वजह से हो सकता है, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी, ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं ई वेस्ट की वजह से। दे कैन ऑल्सो हैव सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, एक मिनट, वेट ए मिनट, फोर्टिसेस एंड द नर्सिंग ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। बच्चों के लिए देखिए कुछ ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाती हैं ये चीज़ें, तो दूर रखना चाहिए हमें ई वेस्ट से ख़ास तौर से। तो ये ई वेस्ट के बारे में था। अब ज़रा इसके हेल्थ इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं ई वेस्ट के। वॉमिटिंग इसकी वजह से होती है, मस्कुलर पेन, ठीक है, हेडेक, स्लीपलेसनेस, लंग कैंसर आ चुका है, ये भी पहले बताया था हमने आपको, लंग कैंसर की वजह से होता है। एब्डोमिनल पेन होता है इसकी वजह से, डायरिया होता है, ठीक है। तो ये सभी हैं बॉडी पर इसके साइड इफ़ेक्ट, हेल्थ पर इस तरीके से असर करता है ये। अब इसकी समरी है कि किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को ये अफेक्ट करता है, ये हम ऑलरेडी आपको क्लास स्लाइड में बता चुके थे। तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर मेटल मिलता है वो लेड मिलता है, ठीक है। बाकी अदर भी जैसे मैंने बताया कैडमियम है और भी इसके हैं, वो भी आपके नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन लेड का परसेंटेज 40% तक रहता है। तो नुकसान ये है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड करता है ये, सॉइल का एसिडिफिकेशन इसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन इसकी वजह से होता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे तो डीएनए तक कम्प्लीटली डैमेज कर देता है ये समझ लीजिए आप। लंग कैंसर मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, हार्ट को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। अस्थमा अटैक इसकी वजह से होते हैं आपके।
तो ये समरी है ई वेस्ट की, इफ़ेक्ट ऑफ ई वेस्ट क्या है। इस स्लाइड को अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो डिफरेंट डैमेज ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है इसकी वजह से, तो ये कम्प्लीटली इसके अंदर दे रखे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट मैंने एक बार रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन कर रखा है, एक अलग से लाइन इसके बारे में दे रखी है। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में तो आना ही आना ही है, और ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो उम्मीद यही है कि अभी जो पढ़ा है उसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा भी। बाकी आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, सुमिता अरोड़ा, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुमिता अरोड़ा की बुक धनपत राय एंड सन्स की, वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो आईपी चलती है, तो आईपी वाली बुक में ये सिलेबस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस चेंज हुआ है इस बार। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली मिल जाएगा वहाँ पर। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक ये है हैकर और क्रैकर। तो हैकर में क्या डिफरेंस होता है और क्रैकर में, हैकर और क्रैकर में क्या डिफरेंस होता है, आई थिंक आपको पता होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो लास्ट टॉपिक है हमारा IT एक्ट 2000 और IT एक्ट 2008। तो उससे पहले एक और टॉपिक था, और वो था हैकर और क्रैकर, जो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो देखिए डिफरेंस क्या है। ए हैकर इज़ अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द वर्किंग ऑफ एनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफन हैकर्स आर प्रोग्रामर्स। Hackers obtain advanced knowledge of operating system and programming languages. They may know various security holes within system and the reasons for such holes. तो हैकर की अगर हम बात करें तो हैकर एक वो पर्सन होता है, ठीक है, जो अच्छी नॉलेज रखता है किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एक अच्छे प्रोग्रामर मिलेंगे। ये जो हैक करते हैं सिस्टम को, ये अपनी नॉलेज गेन करने के लिए या सिक्योरिटी के लूप होल्स फाइंड आउट करने के लिए ये काम करते हैं। इनका कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती। मेन एडवांटेज ये है इसका, मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती हैकर की कभी भी। हैकर अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को चेक करने के लिए, या किसी भी सॉफ्टवेयर के लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम को हैक करते हैं। ठीक है, सो दे मे नो वेरियस सिक्योरिटी होल्स विद इन द सिस्टम एंड द रीजंस फॉर सच होल्स। तो वो जानते हैं कि किसी सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जबकि बात करें हम क्रैकर की, तो एक लाइन के अंदर तो डिफरेंस यही है कि हैकर की कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती। वो जनरली प्रोग्रामर्स होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होती है, और सिस्टम को हैक करते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, सिस्टम के लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और वो जानते हैं कि किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो बग्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और क्रैकर जो पर्सन होता है, क्रैकर इज़ ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द अदर पीपल सिस्टम विद मैलिशियस इंटेंशन। क्रैकर का मकसद ही ये होता है कि नुकसान पहुंचाना। उसकी कोई अच्छी इंटेंशन नहीं होती, मैलिशियस इंटेंशन होती है उसकी। तो वो सिस्टम को हैक कर रहा है, तो उसका किसी न किसी तरीके से एडवांटेज लेने के लिए वो उसको हैक कर रहा है। सो क्रैकर गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट डेटा, स्टॉप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, और बेसिकली कॉज प्रॉब्लम्स फॉर देयर टारगेट। तो ये जिनका जो टारगेट होता है क्रैकर्स का, वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? ये उसके सिस्टम को हैक कर लेंगे, अनऑथराइज एक्सेस करेंगे, जो उसका इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, जो सर्विस वो यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर सर्वर के थ्रू, उसको स्टॉप कर देंगे, जिसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। तो बेसिकली इनका जो टारगेट होता है वो आपका नुकसान पहुंचाने का होता है। मैलिशियस इंटेंशन होती है, इरादे ठीक नहीं होते इनके। तो क्रैकर कैन ईजिली बी आइडेंटिफाई बिकॉज देयर एक्शन आर मैलिशियस। तो क्रैकर को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि ये बेसिकली इनके जो एक्शंस होते हैं वो मैलिशियस होते हैं। हैकर्स के साथ ऐसा नहीं होता। हैकर्स नॉलेज गेन करने के लिए, सिस्टम के लूप होल्स को फाइंड आउट करने के लिए, एरर दूर करने के लिए, ये बताने के लिए कि किस सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में क्या कमी है, ये इस सब के लिए सिस्टम को हैक करते हैं। और जेन्युइन पर्सन होते हैं, वो प्रोग्रामर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होती है उनको, हैकर्स के। पर क्रैकर के साथ ऐसा नहीं है। क्रैकर की मैलिशियस इंटेंशन होती है। उनका हमेशा ये टारगेट रहता है कि किस तरीके से अनऑथराइज एक्सेस किया जाए और डेटा को डिस्ट्रॉय किया जाए और टारगेट को नुकसान पहुँचाया जाए। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए हैकर के बारे में। हैकर कॉन्स्टेंटली सीक फर्दर नॉलेज, शेयर व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड, एंड दे नेवर हैव इंटेंशन अबाउट द डैमेजिंग और स्टीलिंग डेटा।
हैकर्स नॉलेज गेन करने के लिए काम करते हैं, और जो भी कुछ गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज को शेयर करते हैं, जो भी इन्होंने डिस्कवर किया अदर लोग, अदर पीपल्स के साथ, ठीक है। और उनका कभी भी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि वो डेटा को डैमेज करेंगे या डेटा की चोरी करेंगे। जबकि जो क्रैकर्स होते हैं, दे हैव द इंटेंशन अबाउट डैमेजिंग और स्टीलिंग डेटा। उनकी स्टार्टिंग से इंटेंशन डेटा को डैमेज या स्टील करने की होती है। हैकर के बारे में देखिए, थर्ड पॉइंट ये है, दे डज नॉट वर्क अगेंस्ट द लॉ। वे कभी भी लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करते हैकर, ठीक है। क्रैकर दे वर्क अगेंस्ट लॉ। क्रैकर हमेशा वो लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे मैंने बताया उनकी मैलिशियस इंटेंशन होती है। और हैकर के बारे में फिर लास्ट पॉइंट है, दे आर ऑलवेज फाइंड वीक पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट एंड सिक्योर इट। उनका जो मकसद होता है हैकर्स का, वो ये होता है कि जो एप्लीकेशंस हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो वेबसाइट है, उनके लूप होल्स को फाइंड आउट करना, और लूप होल्स को फाइंड आउट करने के बाद उनको दूर करना। जबकि क्रैकर का क्या होगा, दे हैव ऑलवेज बैड इंटेंशन वेन एवर देवर। उनकी हमेशा इंटेंशन बैड होती है। उनका तो टारगेट ही होता है कि, उनका तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उनका टारगेट है उसको, उसके डेटा को स्टील या डिस्ट्रॉय कर सकें वो, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है हैकर और क्रैकर में। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हैकर और क्रैकर दोनों ही प्रोग्रामर होते हैं, दोनों को नॉलेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, पर क्रैकर की मैलिशियस इंटेंशन होती है, हैकर की मैलिशियस इंटेंशन नहीं होती है। हैकर का टारगेट सिर्फ ये हैकर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि वो सिस्टम की, एप्लीकेशंस की, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी लूप होल्स उनको फाइंड आउट कर सके, उनको रिमूव कर सके। जबकि क्रैकर की मैलिशियस इंटेंशन होती है, इनका टारगेट ये रहता है कि ये किसी तरीके से डेटा को डैमेज कर सकें, स्टील कर सकें। तो ये था हैकर और क्रैकर के बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है ये। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट वाज नोटिस्ड ऑन अक्टूबर 17, 2000। डेट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर 17, 2000 में ही आया आपका। इट इज़ अ लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। 2000 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ अच्छी तरीके से, मतलब एक लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ करने लगे, तो ज़रूरत महसूस की जाने लगी आईटी एक्ट की। और तो तब एक आईटी एक्ट आया अक्टूबर 17, 2000 को। इसको बोला गया आईटी एक्ट 2000। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, ग्रांट लीगल रिकग्निशन टू ऑल ट्रांजेक्शन डन बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा और ई कॉमर्स। तो जो भी हम ई कॉमर्स के थ्रू डेटा शेयर कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसे, और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, तो उसे लीगल रिकग्निशन प्रोवाइड कराना इसका ऑब्जेक्टिव था आईटी एक्ट 2000 का। सो गिव लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, इंटरनेट के थ्रू जा रही है, उसको लीगलाइज करना, उसे प्रॉपरली ऑथेंटिकेट करना कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो इसके लिए एक एक्ट की ज़रूरत महसूस की जाने लगी उस टाइम पर। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 बनाया गया, ठीक है। इसे आईटी एक्ट 2000 या आईटी एक्ट 2000 भी बोला जाता है। और ये अक्टूबर 17, 2000 को आया। बेसिकली इसका पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को रिकग्नाइज कराना था, और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, या जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उसको वैलिडेट करना था। देखिए अब आगे दे रखा है इसके अंदर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट एज फॉलोज, फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट। तो इस टाइम पर 2000 पर जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज थी, डिपार्टमेंट्स थे, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के थ्रू शेयर करने लगे, सेव करने लगे, ट्रांसफ़र करने लगे। तो यहाँ पर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इसका एक ऑब्जेक्टिव था, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स सेंड किए जाते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ को या उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वो आसानी से शेयर कर सकें, स्टोर कर सकें उस चीज़ को, और उसको प्रॉपर तरीके से लीगलाइज किया जा सके। सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, और डेटा का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने लगी आईटी एक्ट 2000 में। एंड गिव लीगल सेंक्शंस एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जो
ट्रांसफ़र करते थे मनी, ठीक है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर या वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो उसको ऑथेंटिकेट करना, लीगलाइज करना, ठीक है। और उसके लिए ये IT एक्ट 2000 बनाया गया, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए इसके अंदर। सो ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द बैंकर्स अंडर द एविडेंस एक्ट 1891 एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो देखिए बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अभी जब IT एक्ट 2000 आया तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी रिकॉर्ड रखा जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में तो रखा जा सकता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा भी जाएगा और वो लीगल भी माना जाएगा, ऑथेंटिकेट भी माना जाएगा। तो ये पॉसिबल हुआ सिर्फ IT एक्ट 2000 की हेल्प से। आगे देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट्स मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड, legal recognition for digital signature, security measures for electronic records and auto digital signature are in place, provide for establishing a cyber regulatory appellant tribunal under the act. Further, this tribunal will handle all appeals made against the order of the controller or adjudicating officer. An appeal against the order of the cyber appellant tribunal is possibly only in the High Court, and senior police officers and other officers can enter any public place and search and arrest without warrant. तो कुछ इसके मेन फीचर हैं, लास्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो समझने में। देखिए इसका एक प्रोविज़न था IT एक्ट 2000 का कि सीनियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस पर जाके सर्च या अरेस्ट कर सकता है अगर IT एक्ट 2000 के में उसे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि इसका मिसयूज़ हुआ है। तो उसके लिए सीनियर पुलिस अफसर, ठीक है, SP लेवल का ऑफिसर रिक्वायर्ड था। और एक साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया जो ये सब मैनेज करता था, जिसमें अपील की जा सकती है अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सो इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज़ पॉसिबल ओनली इन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में फिर इसकी सुनवाई होगी, पहले आपका साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जाना होगा आपको। तो ये कुछ था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डिजिटल सिग्नेचर को इसमें IT एक्ट 2000 में ऑथेंटिकेट किया गया, बताया गया कि ये सही है और ये लीगलाइज है इस तरीके से। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला तो डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट, सेकंड था एक साइबर रेगुलेटरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसके ऊपर सिर्फ हाई कोर्ट ही था, जिसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और थर्ड था कि एक सीनियर पुलिस अफसर ही पब्लिक प्लेस पर सर्च कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। नेक्स्ट फिर IT एक्ट 2008 आया, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया एक्चुअली। तो जो पुरानी चीज़ें थी 2000 में वो तो बनी रही, लेकिन कुछ टाइम के साथ साथ कुछ और इसके अंदर फीचर्स को ऐड कर दिया गया। जैसे डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक टू वैलिडेट द लेजिटिमेसी ऑफ अ डिजिटल मैसेज और ए डॉक्यूमेंट। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि जो कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है या डिजिटल मैसेज है उसे लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना या कराना। So a valid digital signature provides the surety to the recipient that the message was generated by a known sender such that the sender cannot be denied having sent the message। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई मैसेज भेजा बाद में वो कहते नहीं ये तो मैंने मैसेज नहीं भेजा। तो डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविज़न कुछ ऐसा था कि जिसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैसेज आपने नहीं भेजा, अगर आपने भेजा है तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट था डिजिटल सिग्नेचर आर मोस्टली यूज फॉर द सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इन द अदर केसेस वेयर देर इज़ अ रिस्क ऑफ फॉर्जरी। तो डिजिटल सिग्नेचर में कोई से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने से ये एडवांटेज रहा कि धोखाधड़ी नहीं हो सकती थी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो ये फिर IT एक्ट ये 27 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ, तो ये डेट भी याद रखिएगा। सेकंड इसके अंदर था इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर फोकस किया गया IT एक्ट 2008 में। सो ई डॉक्यूमेंट्स गेट लीगल रिकग्निशन, तो लीगल रिकग्निशन दिया गया है जितने भी ई डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट था ऑफेंसेस पेनल्टी।
द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर एनी डैमेज और टू कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ फाइन अप टू ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी थी इसमें, नुकसान पहुंचाने पे कंप्यूटर को। और इसके बाद इसमें कुछ लॉज में अमेंडमेंट भी हुए। सो अदर रिलेटेड एक्ट सच एज इंडियन पीनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934 was amended to align with them with the IT Act। तो इसमें फिर चेंजेस किए गए ताकि ये इसके साथ अलाइन कर सकें IT Act 2008 के साथ। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, ये लास्ट वीडियो था सोसाइटल इम्पैक्ट का। तो एक बार इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, स्लाइड में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।